हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बायो-सेवर्ट नियम। चैप्टर नंबर वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंतर्गत भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप जरूर देखिए। सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं, है ना, कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हैं आपके लिए, क्योंकि सभी टॉपिक कवर होना जरूरी ताकि आपको हर टॉपिक पर नॉलेज मिलते जाए, हर टॉपिक को आप सीख सके, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम बायो-सेवर्ट नियम, है ना, और इसको खत्म भी करेंगे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ना। और इसका यूज़ हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन भी इसमें रहेगा। बायो-सेवर्ट नियम का यूज़ करके हम आगे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर हम करेंगे। तो बायो और सेवर्ट यहाँ पर दो वैज्ञानिक के नाम हैं, दो अलग अलग वैज्ञानिक, है ना। जैसे ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट, है ना, इसके पहले ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्लियर हो गया था। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए बहुत सारे नियम वहां पर थे, जैसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम या दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। तो ये सब नियम है वो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए था। ठीक है। तो बायो और सेवर्ट ने यहां पर क्या किया कि जैसे कोई चालक तार है ना, ये XY एक चालक तार है, तो इस चालक तार में जैसे एक अल्प अवयव लिया जाए AB, है ना, AB यहां पर एक अल्प अवयव, तार XY में धारा I बह रही है, तो AB इसका एक छोटा सा पार्ट, इसकी लंबाई मान लो यहां पर dl, तो इसको अल्प अवयव या अल्पांश भी कहते हैं, या यहां पर इसको धारा अवयव भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम यहां पर है। ठीक है, करंट एलिमेंट। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया, एक छोटा सा जो भाग है इसके कारण, जैसे हम कहीं पर कोई बिंदु P ले लें, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना, इसको dB से दर्शाया गया। ये छोटा है इसलिए इसको भी छोटा लिए हैं, D लगा दिए मतलब वो छोटा हो जाता है। जनरली आप लोग बहुत सारे केसेस में देख चुके हैं, dW ले लेते हैं तो वर्ग छोटा हो जाता है, dB मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र छोटा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर हम B से दर्शाते हुए चलेंगे, कैपिटल B से। ठीक है, तो क्या क्या क्लियर हो गया। यहाँ पर XY एक चालक तार है जिसमें धारा मान लो I बह रही है, ये धारा यहाँ पर इससे भी बहेगा, तो यहाँ पर इसकी लंबाई जैसे dl है, इसको हम अल्प अवयव या धारा अवयव कहेंगे, तो यहाँ पर IDL हम लिखते हैं, है ना। IDL को धारा अवयव कहते हैं जिसकी लंबाई dl है। और क्या क्या यहाँ पर है, इससे, है ना, इससे थीटा कोण बनाते हुए, है ना, इस अल्प अवयव से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाकर चल रहे हैं, dB से दर्शाकर चल रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात जो आपको लिखना रहता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आप डायग्राम बनाकर पूरा उसका केवल फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको शब्दों में लिखना रहता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र dB किस पर डिपेंड करता है, तो यहां पर 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र dB धारा I के प्रोपोर्शनल, इसमें जो धारा बह रही है इसके अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना धारा होगा चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उतना ही अधिक होगा। dB प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी, अल्प अवयव की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा यहां पर dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना, अल्पांश, और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण, है ना, ये अल्प अवयव या अल्पांश, और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण का ज्या, है ना, साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान जितना ज्यादा होगा
डीबी भी अधिक होगा, है ना, 90 डिग्री तक, है ना, 90 अंश तक, क्योंकि थीटा का मान 90 अंश हो तो उस समय साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है, बाकी समय वो कम हो जाता है। और चौथा फैक्टर यहाँ पर इस अल्प अवयव या अल्पांश से बिंदु P की दूरी, तो ये dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये 4 कारक हो गए, केवल लास्ट का कारक है जिस पर उल्टा अनुपात में डिपेंड करता है, बाकी सब पर क्या है, सीधे अनुपात है, अनुक्रमानुपाती है, और इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये 4 फैक्टर है जिस पर बायो-सेवर्ट नियम को बनाया गया। तो अब इन सारों को एक साथ मिला दें, है ना, dB प्रोपोर्शनल टू I/dl साइन थीटा अपान r²। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। dB बराबर लिख सकते हैं, इसको हटाकर कांस्टेंट लगा करके I/dl साइन थीटा अपान r²। के क्या है, एक नियतांक है जो मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है ना, मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। कौन सी पद्धति में मापन किया जा रहा है, या उसके आसपास, मतलब जो बिंदु P जहां पर है उसके आसपास का माध्यम क्या है, मतलब क्या रखा गया है वहां पर, उसके बीच में, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको और हम सरल करके लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट K का मान है ना, SI पद्धति में K बराबर μ0/4π, है ना, इतना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी इकाई है K का, है ना, निकाल सकते हैं। ये आर का मीटर वर्ग होगा, लंबाई का मीटर होगा, दोनों कट गया, 1 मीटर बचा, इधर आकर हो गया मीटर। dB का क्या होता है, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तो टेस्ला, और इधर आकर मीटर, और क्या बचता है, आई नीचे आएगा तो एम्पियर, साइन थीटा तो मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार K इक्वल टू इतना, और यहां पर जो μ0 बराबर, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहता है। ठीक है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे पहले चैप्टर में आपने देखा था, विद्युतशीलता देखा था ना, तो ये वहां पर निर्वात की विद्युतशीलता μ0 था, एक म्यू आता था, एक μr, तीनों में रिलेशन भी देखे थे जिसको परावैद्युतांक कहा गया था। ठीक है, तो यहां पर भी तीनों होगा, पर आगे उनको आएगा तो देखेंगे। तो यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता या निरपेक्ष चुंबकशीलता एक्चुअली है। ठीक है, μ0 लगा मतलब निरपेक्ष है। तो इस मान को हम वहां रख दें, dB बराबर μ0/4π I/dl साइन थीटा अपान r², है ना। dB इक्वल टू μ0/4π I/dl साइन थीटा अपान r², मतलब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, μ0/4π, इसके बदले इसका संख्यात्मक मान 10⁻⁻7 भी रखते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इस कांस्टेंट का मान 1 हो जाता है ना। सीजीएस पद्धति में यदि इसको लिखें तो dB बराबर μ0/4π नहीं रहेगा, केवल I/dl साइन थीटा अपान r²। ठीक है, इस नियम को सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं, है ना, dB μ0/4π, हम ऐसा पद्धति में लिख रहे हैं, I/dl साइन थीटा अपान r²। इसमें एक इकाई सदिश लगा दिया जाता है, ये इसका सदिश रूप हो गया है। या इसको और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I/dl साइन थीटा अपान r², और इकाई सदिश जैसे r के बाद इसको क्या लिखेंगे,
अपान आर, ठीक है। इकाई सदिश बराबर सदिश बटे उसका मापांक, ये आर इसका मापांक है। तो इस प्रकार यहां पर लिखा जाता है। तो अब यहां पर जब हम इसको लिखेंगे, है ना, इसमें ये dl भी वेक्टर होगा, तो ये db बराबर μ0/4 पाई और ये I dl क्रॉस r अपान r क्यूब, ठीक है, dl क्रॉस r, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, इसको लिखने के पहले, है ना, इसको लिखने के पहले हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये मैं यहाँ से इसको, है ना, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये r साइन थीटा और डायरेक्ट r क्यूब। तो आपको बिना इससे भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, हमने ऐसा किया, ठीक है। db इक्वल टू μ0/4 पाई I dl r साइन थीटा अपान r क्यूब, ठीक है। तो अब यहां से डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, dl r, है ना, ये एक परिमाण हुआ, दूसरा परिमाण, और ये साइन थीटा, तो इसके बराबर क्या होगा, dl क्रॉस r, ऐसा, ठीक है। तो इसको समझना है, यहाँ पर बिना इसके भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मतलब डी भी इसमें क्या किया गया, ऊपर नीचे आर का गुना किया है एक। अब यहाँ पर इसको, है ना, जो सदिश होता है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और इकाई सदिश लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो उसके आधार पर इकाई सदिश मालूम नहीं भी है तो भी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर, ये इसका सदिश रूप है, ठीक है। और इसमें इसके महत्व यहाँ पर बताया गया है कि जो बायो-सेवर्ट नियम का महत्व, ये बायो-सेवर्ट नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। पहला तो ये स्थिर वैद्युत के कूलाम नियम जैसे हैं, है ना, स्थिर वैद्युत के कूलाम के नियम के अनुरूप है, ठीक है। स्थिर वैद्युत में जो महत्व कूलाम के नियम का है, यहाँ पर वही महत्व यहाँ पर किसके लिए है, इसके लिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो dB की दिशा, ठीक है, dB की दिशा यहाँ पर किस तरफ होगी, ऐसे एक क्रॉस चिन्ह, ठीक है। dB की दिशा यहाँ पर दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 की सहायता से देखेंगे तो हथेली हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये पीछे होगा। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह बना हुआ है, मतलब ये इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। डॉट चिन्ह रहेगा कहीं पर तो बाहर, आउटवर्ड, ठीक है। जैसे पॉइंट P मान लो इधर होता, पॉइंट P मान लो सपोज यहां पर होता P, तो हमको हथेली ऐसे रखना पड़ता है, क्योंकि अंगूठा को किस तरफ रखना है, हमको धारक दिशा में रखना पड़ता है। तो हरा ऊपर की ओर जा रहे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो उंगलियां किस तरफ होती है, पॉइंट P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है वहां पर, ठीक है, तो ऐसे होगा। तो आपको ना जो बेसिक नियम है, जो नियम जो शुरू में आप देखे हैं, उनको अच्छे से समझ लिया करो। कोई भी चैप्टर की बात हो, जो नियम होता है उनको अच्छे से समझा करो, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर आधारित हम जो डिराइवेशन करते हैं या डिराइव करते हैं, इसलिए उनको शुरू में दे दिया जाता है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो dB की दिशा यहाँ पर कागज के तल के लंबवत नीचे, कागज के तल के लंबवत नीचे इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके किताब की बात हो रही है, आपके कॉपी में जब बनाएंगे तब की बात हो रही है, ठीक है। क्रॉस चिन्ह मतलब पीछे की तरफ है। तीसरा यहां पर यदि थीटा बराबर 0 डिग्री कर दे, थीटा बराबर 0 करना मतलब ये P है वो कैसे किधर आ जाएगा, यहां से घूमकर ऐसे इसी लाइन में, मतलब जो बिंदु P है वो अल्प अवयव पर स्थित हो जाएगा,
ठीक है, या उस तार पर ही स्थित होगा। थीटा इक्वल टू 0 करना मतलब ये 0 होगा, मतलब ये लाइन है वो ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगा, मतलब जो P है वो इस तार पर ही स्थित होगा। तो चूंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 0, मतलब डी बी का मान 0। मतलब जो तार है उस तार पर ही हम कोई बिंदु लें, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। और चौथा कंडीशन यहां पर क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू 90 लेना मतलब पॉइंट P इधर आ जाएगा ऐसे, ये एंगल यहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। ये एंगल अब क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये मैक्सिमम होता है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, ऋण 1 होता है। तो ये डी बी बराबर यहां से इसका मान 1 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, μ0/4 पाई आई डी एल, साइन थीटा को 1 कर दूं मैं और नीचे आर स्क्वायर ऐसा। तो ये बायो-सेवर्ट नियम का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना। और इससे संबंधित क्या ध्यान रखना, ये इसको याद रखना, ये क्रॉस चिन्ह बना हुआ है कहीं पर तो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर पीछे है, डॉट चिन्ह बना हुआ है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर सामने की तरफ होगा। पॉइंट P मतलब इस तार के इधर होगा चित्र में, तो इधर होगा, तार के इस तरफ होगा राइट साइड तो पीछे होगा, क्योंकि ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे मान लो तार में धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जाकर ऐसे फिर ऐसे। तार धारा मान लो नीचे होगा तो उलट जाएगा, धारा मान लो नीचे की तरफ होगी तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये डॉट हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो बायो-सेवर्ट में क्या करते हैं, एक अल्प अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में निकालते हैं, और सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर दिया जाता है, योग या सदिश योग कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सेवर्ट नियम, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो सो मच थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए और लाइक शेयर अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।